अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब आज अपनी सुबह का आगाज़, अपने शो का आगाज़ में एक रिक्वेस्ट के साथ, एक गुजारिश के साथ करूँगी कि हम सब ने अपनी ज़िंदगी मुनज़्ज़म अंदाज में गुजारना सीखनी है और भरपूर डिसिप्लिन सीखना है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि यही हमारा सोसाइटी में एक अहम रोल का तायुन भी करता है। हम सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन सड़क पर हम बेहंगम ट्रैफिक की वजह भी बन रहे होते हैं। एक दूसरे से जल्दी और आगे निकलने के चक्करों में पता नहीं कितने मसाइल का बाइस बन रहे होते हैं। और हमें सड़कों के जो वसी जाल की नहीं, सड़क पे निकलने और ड्राइविंग के आदाब सीखने चाहिए। और क्योंकि इस बात का तायुन इस तरह कर सकते हैं, या आज के शो का आगाज़ मैंने इसलिए इस बात से किया है कि जनाब आज जब सड़क पे मैंने ट्रैफ़िक देखी और उस ट्रैफ़िक में हादसात की जब तादाद मैंने देखी ना, तो रोज़ बरोज़ कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। और रोज़ाना की बुनियाद पर जब भी मैं सुबह सवेरे ऑफ़िस के लिए आती हूँ ना, तो कोई ना कोई एक हादसा रूनुमा होता है, या तो सुबह के वक्त या फिर जब मैं वापस जा रही होती हूँ उस दिन, या उस वक्त हो रहा होता है। कोई गाड़ी से मोटरसाइकिल वाला टकरा जाता है, कोई गाड़ी अगली गाड़ी में टकरा जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना अपने शो का आगाज़ इसी रिक्वेस्ट के साथ, इसी बात के साथ किया जाए कि ये जो हादसात हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं। जबकि हुकूमत अगर देखा जाए तो सेफ़ ड्राइविंग की कोई भी पॉलिसी बनाती है ना, तो अवाम ना सिर्फ इसको नज़रअंदाज करती है, जो मैंने विटनेस किया, बल्कि ड्राइविंग जो कर रहे होते हैं वो ट्रैफिक वार्डन्स को ही बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। और ये आम प्रैक्टिस हो रही होती है हमारे इर्द गिर्द। ट्रैफ़िक हादसात के हवाले से पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन ममालिक में शामिल हो चुका है, और यहाँ पर 5 मिनट में एक शख्स ट्रैफ़िक हादसे का शिकार होता है, और कुल 40,000 से ज़ायद तक अफराद सिर्फ एक साल के अंदर अंदर इन हादसात से जाँ बहक होते हैं, और हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी होते हैं, और कई हज़ार लोग माजूर हो जाते हैं। किस वजह से? इन रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। मगर फिर भी जहाँ देखे कोई ओवरटेकिंग कर रहा होता है, तो कोई इशारा तोड़कर भागता हुआ हमें नज़र आ रहा होता है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जनाब हेलमेट मुहिम चलाने के बावजूद भी अभी तक 20 अफराद एक एक इशारे पर हेलमेट के बगैर नज़र आते हैं। या फिर उन्होंने अगर हेलमेट पकड़ा भी हुआ है तो उन्होंने सर पे नहीं पहना हुआ, उन्होंने अपने बाजू में पहना हुआ है, अपने आगे रखा हुआ है, या फिर अपने जो जनाब बाइक के ऊपर सिर्फ खाली सजाया हुआ है, या अगर पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है उनके साथ तो उसने पहना हुआ है, ना कि चलाने वाले ने पहना हुआ है हेलमेट। और उसके बाद फिर क्या होता है कि सारे का सारा जो इल्ज़ाम होता है वो हुकूमत पर देना कि सड़कों की हालत ठीक नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि हमें इस वक्त एक एज अ नेशन अपने अंदर ये जो लापरवाही है ना, इसको दूर करना होगा। मुआशरे के जो बुनियादी हुकूक और फ़राइज़ है ना, उनको समझना होगा ताकि हम मफ़ीद शहरी बन सके। तो आइए आज हम ये अहद करते हैं कि जो ना तजुर्बाकार अफराद हैं, जिनको ड्राइविंग नहीं आती है, उनको मेन शाहराहों से हमने दूर रखना है, उनको गाड़ी नहीं देनी है, उनको मोटरसाइकिल नहीं देनी है। और जो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं ना, उनको वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देनी है, और ना ही ओवरलोडिंग करेंगे आप लोग। क्योंकि गाड़ियों को बग़ैर मेंटेनेंस और फिटनेस के सड़कों पर भी नहीं चलाएंगे। और जितनी भी ज़रूरी बात हो, एटलीस्ट दौरान सफ़र फ़ोन कॉल करने से भी गुरेज करें, क्योंकि मुल्क में हादसात की बढ़ती हुई शरह को रोकने के लिए हमें ऐसी तमाम ज़रूरी तदाबीर का एहतमाम करना होगा, वरना पाकिस्तान में ये हादसात इतनी शिद्दत से होंगे कि साल 2030 तक जो हमें डेटा कहता है कि जनाब ट्रैफ़िक हादसात मौत की 5वीं बड़ी वजह बन जाएंगे। तो अभी भी जनाब ये बहुत बड़ी वजह है हादसात की, और ख़ास तौर पर लोगों के मौत के मुंह में जाने की रोज़ाना की बुनियाद पर। क्योंकि एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो तादाद में रोड एक्सीडेंट जिनमें रूनुमा होते हैं वो है मोटरसाइकिलिस्ट के।
जो लोग मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं कि वो वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, वो जनाब वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं, ओवरटेकिंग कर रहे होते हैं, इतनी स्पीड के साथ मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं। और ख़ास तौर पर यंगस्टर्स को मैं देखती हूँ, नौजवान जो हमारी नस्ल है और यंग बॉयज़ हैं, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि वो मोटरसाइकिल पर बाहर निकलते हैं तो जनाब वो फिर अपने आपे से भी बाहर हो जाते हैं। तो उनसे ये तलकीन करने की ज़रूरत है। उनके वालिदैन को ये चाहिए कि वो हिदायत करें अपने बच्चों को, जब भी वो बाहर निकलें, मोटरसाइकिल का सफ़र करें या गाड़ी का सफ़र भी करें, तो उन्हें ये तलकीन ज़रूर करें कि बेटा आपने किस तरह सड़क पे सफ़र करना है, कितनी स्पीड होनी चाहिए और आपने अपना ख्याल रखना है, क्योंकि आपके मुंतज़िर हम रहते हैं। आप जब बाहर जाते हैं तो पीछे जो आपके घर वाले होते हैं ना, वो आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, आपके मुंतज़िर होते हैं कि कब सही सलामत हमारा बच्चा हमारे घर पर आ जाए। तो मेरे ख्याल से जब भी बच्चा बाहर निकलेगा और हमारे घर वाले, हमारे वालिदैन या फिर हमारी माएँ ये अपने बच्चों को तलकीन करके निकालेंगी ना घर से, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ आ जाएगी कि हमारे घर वाले हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमने सही सलामत वापस आना है, हमने ज़ख्मी होकर, हमने खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार होकर अपने घर वापस नहीं लौटना है। तो ये चीज़ें हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। बच्चों की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है कि आप सड़क पर निकल रहे हैं तो उसके भी कुछ आदाब हैं, ड्राइविंग करने के भी कुछ आदाब हैं। सिर्फ आप हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि शायद सड़कें ठीक नहीं हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इसकी वजह से हादसात रूनुमा होते हैं। ये आपकी भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आपने ड्राइविंग सेंस आपकी कितनी अच्छी है। तो ये आज का पैगाम था, मुझे लगा कि इसकी अशद ज़रूरत है कि आप लोगों के साथ इस हवाले से डिस्कस किया जाए। तो अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जनाब गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक हमारी आंखें जो हैं वो दिन भर में 1 लाख से ज़ायद बार हरकत करती हैं, मगर इसका मुतहरिक रहना आंखों को सेहतमंद रहने में मदद नहीं देता और इंसानों की लापरवाही बिनाई कमज़ोर कर देने का बाइस भी बनती है। और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आई सर्जन्स हैं, उनके मुताबिक बढ़ती उम्र, शुगर और विटामिन ए की कमी जो होती है वो बिनाई की कमज़ोरी की बड़ी वजूहत है। और बिनाई का क्योंकि आलमी दिन है और हर साल अक्टूबर की दूसरी जुमेरात को मनाया जाता है, और जिसका मकसद ये है कि बिनाई से महरूम और बिनाई की कमज़ोरी से मुतासिर अफराद की तरफ तवज्जो मबजूल कराना है। और इस साल का थीम है लव योर आइज़ एट वर्क, यानी अपनी काम की जगह पर अपनी आंखों से आपने प्यार करना है। तो ये प्यार किस तरह करना है कि आप काम करते हुए आपको कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर का जो है ना वो ख्याल रखना है, इस पर आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान अहमद है, जो कि कंसल्टेंट आई सर्जन है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, क्योंकि आज वर्ल्ड आई साइट डे मनाया जा रहा है और इसका थीम मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि लव योर आइज़ एट वर्क, कि आपने अपनी काम की जगह पर अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखना है, किस तरह प्यार करना है। तो क्या कहेंगे सबसे पहले तो इस थीम के हवाले से कि क्या काम की वजह से हमारी आई साइट ज़्यादा वीक हो रही है, इस वजह से ये थीम रखा गया है इस दफ़ा? थीम बहुत अच्छा है और इसकी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि जितनी भी अब आने वाले टाइम में और करंटली हमारी जॉब्स हैं, उनमें आँखों का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल बन चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है पॉपुलेशन का या वर्किंग क्लास का, जो कि क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर स्क्रीन के आगे काम कर रही है, और इसकी वजह से अनइंटेंशनली उनकी आंखों पर ऐसे असरात आ रहे हैं जिनका उनको भी नहीं पता है। इसी तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा है कि वो लोग जो वर्किंग प्लेस के ऊपर काम करते हैं, पहले आपके टाइम जो है लिमिटेड होता था वर्किंग का। विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग 2-2 जॉब्स कर रहे हैं, 3-3 जॉब्स कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सो मैनी वेरियस रीजंस। तो उसमें हमने ये देखा है कि जब आप थके हुए होते हैं तो आपके अंदर अपने बॉडी के हिसाब से जो आपकी केयर है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। हमारे पास फैक्ट्रीज़ से ऐसे लोग आते हैं जो प्रोटेक्टिव ग्लासेस नहीं यूज़ करते हैं, उसकी वजह से उनकी आंखें किसी केमिकल से, किसी एक्सीडेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती हैं। तो इसी तरीके से आम रोड के ऊपर एक मज़दूर अगर काम कर रहा है तो उसको ये अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है कि उसने अपनी आंखों का ख्याल किस तरीके से रखना है, और एक दफ़ा जब उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उनके लिए फ़्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम्स का बाइस बनती है, वो अपना काम जारी नहीं रख सकते हैं। तो इस वजह से WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल वर्क प्लेस के ऊपर जो भी आपके आंखों के मसाइल हैं उनकी अवेयरनेस के लिए इस डे को स्पेसिफिक किया है कि आप जिस भी जगह पे हैं इस चीज़ को जहन में रखिए कि आपने अपनी आंखों का बेतहाशा ख्याल रखना है और उसके लिए जो भी एहतियाती तदाबीर हैं, अगर आपको प्रोटेक्टिव गॉगल्स की ज़रूरत है, पॉलीकार्बोनेट ग्लासेस आते हैं जो स्पेसिफ़िकली बनाए जाते हैं उन लोगों के लिए जो ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां कंकर हैं या कोई भी इस तरह के पार्टिकल्स फैक्ट्रीज में लोग काम कर रहे होते जी हैं, बिल्कुल, की फैक्ट्री में काम कर फिर आप देखें हमारे बहुत सारे भाई हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइक के ऊपर सारा दिन, जैसे फूड डिलीवरी बॉय है, अब उसको ये नहीं पता है कि हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना बढ़ चुका हुआ है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं हवा के अंदर वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो और आजकल तो डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा है, आज भी हमारा जो लाहौर शहर है ये सरे फहरिस्त आया, टॉप 1 पर है, आज भी है और ये काफ़ी दिनों से इसी तरह नंबर 1 पर आ रहा है, खासतौर पर फ़ज़ाई आलूदगी में। तो इस वजह से एक तो आंखों में चुभन हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा इरिटेशन का शिकार हो रहे हैं, एक तो दूसरा इन्फेक्शन भी आया हुआ है, पिंक आई इन्फेक्शन भी आया हुआ है, लेकिन फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्ब रहते हैं, आंखों में चुभन रहती है, पानी निकलना शुरू हो जाता है। देखिए इसमें जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपका एक्सपोजर है उसमें दो तरीके के मसाइल जो हैं वो ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। एक है लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि लंबे अरसे में जब आप डेली निकलते हैं और बाहर जाते हैं तो जो केमिकल्स हैं, जो गैसेस हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो इरिटेंट्स हैं जो हवा के अंदर होते हैं वो आपकी आंखों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करते रहते हैं और आंखों में लंबे अरसे में एलर्जी, इरिटेशन, वाटरिंग और इनका बाइस बनते हैं। और फिर ये होता है कि फौरी तौर के ऊपर ये ठीक भी नहीं होती हैं क्योंकि आँख की जो सरफेस होती है, जो बैरूनी सतह होती है, उसमें ऐसी तब्दीलियाँ रोनुमा हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, मुसलसल इरिटेशन की वजह से, कि वो फिर फौरी तौर पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दवाइयों से यकदम से आराम आ जाए, फिर वो भी नहीं आता। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो ये बेसिक थीम है हमारा। इसमें प्रोटेक्टिव गॉगल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और अब तो अच्छी हर तरीके की गॉगल्स हैं जो कि आँख को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं। और उसमें भी मैं तो अपने पेशेंट्स को ज़्यादातर यही एडवाइस करता हूँ कि हेलमेट सबसे बेहतर है, क्योंकि आँख के साथ साथ अगर देखा जाए तो आपने खुद भी नोट किया होगा एक्सीडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप जब भी रोड पर ट्रैवल कर रहे होते हैं आपको आसपास कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट नज़र आ जाता है। तो आपकी सिर्फ आँख की प्रोटेक्शन के लिए नहीं, ओवरऑल आपके सर पे जो चोटें हैं, बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट और हिफाजती गियर्स जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसी तरीके से अगर हम इंडोर एनवायरनमेंट की बात करते हैं, अगर बाहर से हम अंदर आ जाएं अपने उन क्लोज एनवायरनमेंट्स में, जिस तरीके से अभी हम एक स्टूडियो में बैठे हुए हैं तो हमारे बहुत से यहाँ स्टाफ हैं, बहुत सारे कोलीग्स हैं जो सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं। अब उनको डिफरेंट तरीके के मसाइल हैं जो जिनका उनको सामना करना पड़ता है। स्क्रीन के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से आँख में थकावट के आसार, खिंचाव, हेडेक, आँख के अंदर जलन, पानी का आ जाना, फोकस करने के मसले, पट्टों का खिंचाव, ये सारी अलामात हैं जो कि पैदा होती हैं सिर्फ और सिर्फ मुसलसल स्क्रीन के यूज़ की वजह से। स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा था और बच्चों में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल। उसका अगरचे ताल्लुक ऑक्यूपेशनल हेल्थ या वर्क प्लेस एनवायरनमेंट से तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ चूँकि हमारी रूटीन का है कि इस कदर इंटेग्रल पार्ट बन चुकी है कि इससे अपने आप को अलग करना तो मुश्किल है शायद, लेकिन बहरहाल उसमें जितनी भी प्रिकॉशंस हैं, जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं वो ज़रूर मलहूज़े खातिर रखनी चाहिए। और तो क्या करें फिर, जैसे हम लोग अगर स्क्रीन पर आ रहे हैं, जैसे हमारे कैमरामैन्स बैठे हुए हैं, लोगों ने फोकस्ड रहना है और स्क्रीन पे भी देखना है, दूसरा पीछे पीसीआर में भी लोग बैठे हुए होते हैं, उन्होंने भी स्क्रीन देखनी होती है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? या हमारे जो एडिटर्स होते हैं उन लोगों ने भी 8 घंटे स्क्रीन के आगे बैठना है, एडिटिंग करनी होती है, तो वो क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज करें या वो क्या करें इस दौरान? देखिए इसमें जितनी भी अभी तक रिसर्च हुई है वो ये कहती है कि इसमें ऑब्वियसली आप अपने काम को तो नहीं छोड़ सकते, आपने उसको तो कंटिन्यू रखना है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता। तो इसमें जो टर्म हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड वर्क स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि काम करने के तरीके में आप ऐसी तब्दीलियाँ लेके आइए जो कि आपको उन अलामात से बचाएं जो उसकी वजह से पैदा हो रही हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपको अक्सर लोग, हम जिस वक्त स्क्रीन पर बैठते हैं तो फिर हम ख्याल नहीं करते कि हम कई घंटे गुजर जाते हैं, बीच में जो ब्रेक है जिसको हम स्क्रीन फ्री इंटरवल बोलते हैं, यानी स्क्रीन के बगैर कुछ टाइम वो देना ज़रूरी है। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, 1 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट के लिए
आप स्क्रीन से हट जाएं और अपनी आंखों का रेस्ट यही है कि वो स्क्रीन की तरफ नहीं देख रही हैं। बुनियादी तौर पे आंखें दूर के फोकस के लिए जो है उसमें रेस्टिंग स्टेट में होती हैं। जब हम नज़दीक फोकस कर रहे होते हैं तो आंख में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा होता है, खिंचाव आ रहा होता है। इसी तरीके से आंख में फोकस के कई मसाइल ड्राइनेस की या खुश्की की वजह से पैदा होते हैं, जो कि मुसलसल स्क्रीन की तरफ देखने से आती है कि आप ब्लिंक करना भूल जाते हैं ना, उस जी वजह से बिल्कुल ड्राइनेस होती एग्जैक्टली एक ये भी है और दूसरा एक बहुत मामूली सी हीट जो कि हम सेंस नहीं कर सकते हैं वो स्क्रीन से एमिट हो रही होती है अलॉन्ग विद रेडिएशंस, तो वो भी जो ग्लैंड्स हैं जो पानी बनाने वाले खुलिये हैं उनको मुतासिर करती है। तो ड्राइनेस की कई वजूहात हैं जो कि होती हैं, उसमें अब ये है कि एक तो जो जैसे मैंने बोला ब्रेक, दूसरा अब बहुत अच्छे अच्छे आई लुब्रिकेंट्स मौजूद हैं जो कि रिकमेंडेड हैं उन लोगों के लिए जिनका डेली का स्क्रीन का यूज़ 2 से 3 घंटे से ज़्यादा है। उनको चाहिए कि अपनी किसी भी करीबी डॉक्टर से कोई सा भी अच्छा लुब्रिकेंट जो है वो रिकमेंड करवाएं और उसको ऑफ एंड ऑन लाजमी यूज़ करें। इसके अलावा एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है जो कि हम अपने तमाम पेशेंट्स को बताते हैं जिनको इस तरीके के मसाइल हैं या वो ऐसी जगह पे काम करते हैं, वो ये है कि आपने स्क्रीन का जब भी इस्तेमाल करना है तो जो आपकी स्क्रीन है वो जितनी बड़ी होती जाएगी और जितना उसका डिस्टेंस आपकी आंखों से बढ़ता जाएगा उतना आंखों पे स्ट्रेन कम होगा। यानी कि टेक्निकली आपको अवॉइड करना चाहिए अपने टास्क मोबाइल के ऊपर या टैबलेट्स के ऊपर परफॉर्म करने से। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम डेस्कटॉप या किसी ऐसी स्क्रीन पे लैपटॉप पे करें जो आप जिसका फासला आपकी आंखों से ज़्यादा हो और जिसकी स्क्रीन कदरे बड़ी हो। फिर उसमें जो फ़ॉन्ट साइजेस हैं आप उसको बड़ा कर दें ताकि आंखों के ऊपर आंखों को फोकस करने के लिए कम से कम ताकत इस्तेमाल करनी पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व्स जो हैं वो बचे हुए हों और आंख जल्दी थके नहीं, क्योंकि आपने तो कई घंटे काम करना है। और एक अच्छा, एक कोई रूल भी है आप लोगों का, 20-20 का रूल भी है? जी बिल्कुल, ये आपने जो है दूर देखना है और फिर कहीं इधर उधर आपने देखना जी है। वो रूल जो है वो यही है कि 20 फीट के फासले पे आपने हर 20 मिनट के बाद किसी भी दूर किसी चीज़ को 20 सेकंड के लिए देखना है। बेसिक पर्पस उसका भी वही है जैसे मैंने अभी बताया, स्क्रीन फ्री इंटरवल, यानी कि स्क्रीन से आपने नज़रों को हटाना है। ठीक है। और इसमें थोड़ी सी जो हमने मॉडिफिकेशन की वो इस वजह से की है क्योंकि अब आप हर 20 मिनट के बाद ये एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 10 घंटे के लिए स्क्रीन पे हैं और हर 20 मिनट के बाद आप कोई स्टॉप वॉच लगा के नहीं उसको कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसको इजी करें और 1 घंटे के बाद 5-10 मिनट का गैप दे दें। अच्छा, जो कि प्रैक्टिकली किसी हद तक ज़्यादा पॉसिबल एक चीज़ है हमारे लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को अपनी ख़ास तौर पर अगर हम काम के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है या काम की जगह पे है तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो लोग डॉक्टर साहब जिनको ऑलरेडी ग्लासेस लगी हुई हैं, आई साइट की ग्लासेस लगी हुई हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग शायद एहतियात करते हैं तो उनका जो नंबर है वो वहीं पर ठहर जाता है, कुछ लोगों का नंबर बढ़ता जाता है, इसकी क्या वजह है? अगर वो ग्लासेस लगी भी हैं फिर भी बढ़ता जाता है? देखिए, इस चीज़ के चांसेस मेडिकली तो बहुत कम होते हैं। आम तौर के ऊपर ये जो ख़्याल है ये इस वजह से जहन में आता है कि बच्चों में हमने ये देखा है कि उनके ग्लासेस के नंबर अक्सर चेंज होते रहते हैं। तकरीबन जो 18 साल की एज है उसके बाद इस चीज़ के चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपका नंबर बढ़ेगा। अगर उसमें कोई चेंज आएगी भी तो वो बहुत नेग्लिजिबल या माइनर चेंज होती है। मेडिकली उसको हम नॉन सिग्निफिकेंट समझते हैं, यानी ऐसी चेंज नहीं है जो कि आँख की नज़र को मुतासर करे। सबसे ज़्यादा एहतियात जो नज़र के हवाले से की जानी चाहिए वो बच्चों में की जानी चाहिए, क्योंकि उनमें नज़दीक का जो काम है वो नंबर के तेज़ी से बढ़ने का सबब बनता है। जैसे कि स्क्रीन का या मोबाइल का इस्तेमाल छोटे बच्चों में ना सिर्फ आँखों के बल्कि साइकोलॉजिकल और कई न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट्स पैदा करने का बाइस भी बनता है। तो इस वजह से, लेकिन बड़ी एज आफ्टर 18 इयर्स उसके जो मसाइल हैं स्क्रीन के यूज़ की वजह से वो डिफरेंट हैं। वो हैं जिनका अभी हमने कुछ जिक्र किया है, उसका ताल्लुक ज़्यादातर नंबर के बढ़ने के साथ नहीं होता है। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें नंबर फिर भी बढ़ता रहता है। उसके लिए फिर डिफरेंट लेज़र्स और कई और ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम नंबर को रोक सकते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपने क्या विटनेस किया है या क्या नोटिस किया है, किस चीज़ की वजह से बिनाई हमारी ख़राब होती है या बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है? देखिए, बुनियादी तौर पे बिनाई के बहुत ज़्यादा कम होने का ताल्लुक तो कई बीमारियों के साथ है। और हमारे यहाँ जो अभी लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड कर दूं कि ज़्यादातर जितने भी प्रॉब्लम्स अब आई के आ रहे हैं या ओवरऑल हेल्थ के आ रहे हैं उनका ताल्लुक हमारे लाइफस्टाइल के साथ है।
हमारी और डाइटरी जी हैबिट्स के बिल्कुल, साथ भी है। डाइटरी हैबिट्स है, एक्सरसाइज हैं, बाहर की एक्टिविटीज़, पोल्यूशन की वजह से कह लें या हमारी अपनी जो मसरूफियात हैं उनकी वजह से कह लें बहुत ज़्यादा लिमिट हो चुकी हैं। तो उसकी वजह से जो चंद बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई बीमारियां हैं उनमें एक सफ़ेद मोतिया है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और पहले ये समझा जाता था कि जिस तरह शुगर या ब्लड प्रेशर बड़ी उम्र का मर्ज़ है, तो लेकिन अब वो यंग लोगों के वो अंदर यंग भी में आ भी गया है, है। बच्चों तो में भी आ रहा है जी इवन दो बिल्कुल, डायबिटीज। एग्जैक्टली। और इसी तरीके से जो सफ़ेद मोतिया है या कैटरेक्ट है, ये भी यंग लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा सर्जरीज हम ऐसी करते हैं जिनमें 20 ईयर्स 30 ईयर्स के लोगों अच्छा। के आंखों के अंदर सफ़ेद मोतिया पाया जाता है और उसके लिए फिर उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और एक और जो बीमारी जो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रही है और जो कि आंखों के मुकम्मल विजन लॉस का सबब बन रही है, वो है शुगर। शुगर की वजह से आँख के पर्दे में ऐसी चेंजेस आती हैं जिनको हमारे अक्सर पेशेंट शुरू में ओवरलुक करते हैं, ओके। उनको इग्नोर करते हैं ओके। और फिर अल्टीमेटली ये ऐसी स्टेज के ऊपर हमारे पास आते हैं जब हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं कि हम उनकी नज़र को बहाल कर सकें। तो टाइम के ऊपर शुगर का इलाज और वक्त साल में कम से कम एक दफ़ा आँख का और आँख के पर्दे का मुआयना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन लोगों को शुगर है। और यहाँ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पब्लिक मैसेज कह लें या जो भी, बेसिकली शुगर के अंदर जिस वक्त आपकी आँखों पे नज़र के मसाइल या अलामात आनी शुरू होती हैं, उसकी जो अंदरूनी अलामात हैं वो बहुत पहले ज़ाहिर हो जाती हैं। यानी कि आँख के मुआयने में हम ये बात बहुत पहले से पेशेंट को बता भी सकते हैं और उसका इलाज भी शुरू कर सकते हैं, जिससे ये जिसमें शुगर की वजह से जो पर्दे में नज़र के जो मसाइल हैं वो पैदा होते हैं। तो जिस वक्त पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम आँख का पर्दा देख के उनको पहले से ये बता देते हैं कि आने वाले चंद सालों में या चंद महीनों में आपको क्या मसाइल हो सकते हैं, तो उसको हम वहीं रोक सकते हैं। ओके, मतलब अगर इनिशियल स्टेज पे ही पकड़ लिया जी जाए, बिल्कुल, खासतौर पर शुगर की क्योंकि बीमारी के हवाले से इसमें जो रिवर्सल है या इसका जो ट्रीटमेंट है वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। और आपने पिछले दिनों भी सुना होगा कि शुगर के जो इंजेक्शंस हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ है आइज़ का, और इस तरीके के मसाइल जो हैं वो फिर पैदा होते हैं। तो बजाय ये कि ऐसी सूरत हाल हो, हम उसको पहले ही रोकें। ये प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस के कॉजेज़ जो हैं उनमें आता है, यानी इसको रोका जा सकता है इस ब्लाइंडनेस को। तो शुगर के हमारे जितने भी लोग हैं उनको ये चाहिए कि आंखों का मुआयना जो है वो लाजमी करवाएं और रूटीन के साथ करा लें, 6 मंथ्स के बाद करा लें और थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी आंखों का ख्याल रखें। अच्छा, दूसरा जिस तरह आप सफ़ेद मोती के हवाले से डॉक्टर अरसलान बोल रहे थे, इसकी वजूहात क्या है? देखिए, सफ़ेद मोतिये में की जो वजूहात हैं, बुनियादी तौर के ऊपर सफ़ेद मोतिये की दो ही किस्में थीं कुछ अरसे पहले तक, जिसको अगर हम करें, एक तो वो है जो कंजेनिटल फॉर्म जिसको हम कहते हैं, पैदाइशी तौर के ऊपर बच्चों में सफ़ेद मोतिये का मौजूद होना। ये एक मौरूसी बीमारी है जिसका ज़्यादातर ताल्लुक जो है, जो दौरान हमल अगर अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है या कई ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिनकी वजह से सफ़ेद मोतिया पैदाइशी तौर पे ही मौजूद हो सकता है बच्चे में। एक तो ये किस्म है। दूसरा एज रिलेटेड सेनाइल कैटरेक्ट जिसको हम बोलते हैं, कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती थी, जिस तरह किसी के बाल सफ़ेद हो सकते हैं या एज के मुताबिक जो चेंजेस आ सकती हैं, दूसरी किस्म वो है। लेकिन अब जो तीसरी चीज़ तेज़ी से इनको क्रॉस कर रही है अपनी प्रेवलेंस में, वो है जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, या अगेन जिस तरह हमने शुगर की बात की, या जो आपकी पुअर डाइटरी हैबिट्स हैं, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स और बाकी जितने भी वो वाले फूड के अज़ा हैं जो कि मिनरल फ्री हैं या उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, वो आँख के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ पैदा करते हैं जिसकी वजह से आँख में सफ़ेद मोतिया बन सकता है। यानी कि जंक फूड और ये सारी चीज़ें आँख में इस तरह की सिचुएशन पैदा कर सकती हैं कि सफ़ेद मोतिया हो जाए। तो यंग लोगों के अंदर भी सफ़ेद मोतिया तेज़ी से बढ़ रहा है और हमें अल्टीमेटली फिर उसकी सर्जरी ही करनी पड़ती है। सर्जरी करनी पड़ती है, इसके अलावा उसका और कोई हल, इलाज, ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसलिए जनाब एहतियात बेहतर है कि आप इलाज पर जाएं और इतने पैसे भी फिर लगाएं और फिर आप कह लें कि सारी ज़िंदगी आप उस तरह हसीन नज़ारे नहीं देख सकते हैं जिस तरह आप अभी अगर आप देख रहे हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी आंखों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, क्योंकि आज वर्ल्ड साइट डे मनाया जा रहा था, तो उस पर हमने बात करने के लिए डॉक्टर अरसलान अहमद को बुलाया था। डॉक्टर अरसलान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। तो जनाब इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद गेस्ट से आपकी मुलाकात होगी।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं फलों के हवाले से। और अनार दुनिया में जो दस्तयाब सेहत के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद फलों में से एक फल है, जिसे जन्नत का फल भी कहा जाता है। और अनार को वैसे तो छीलना बड़ा ही मुश्किल टास्क लगता है, लेकिन जब वो छीले हुए हमारे सामने आते हैं या सुर्ख दानों को खाने से सारी जो हमारी मेहनत है ना वो वसूल हो जाती है। जायके से तो हट कर ये मज़ेदार फल सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको खाने से जिस्म सेहतमंद भी होता है और मुख्तलिफ अमराज का ख़तरा भी टलना शुरू हो जाता है, ये कह लें कि कम होता है। और ज़माने कदीम से ये फल इंसानों के ग़िज़ा का हिस्सा है और इसके फ़वाइद जानने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की जाती है। तो आज के शो में हम यही जानेंगे कि अनार के क्या क्या फ़ायदे हैं और किन किन बीमारियों में बतौर दवा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या इसके क्या क्या जो है ना अफादियत इसकी क्या है, अनार की किस तरह खाना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नुहा साजिद मौजूद है, क्लिनिकल डाइटिशियन है। डॉक्टर नुहा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर नुहा, अनार जिसको जन्नत का फल कहा जाता है, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या अफादियत है अनार की? बेसिकली अनार एक ऐसा फल है जिसका मैं ये कह सकती हूँ कि किसका कोई रद्द-ओ-अमल नहीं है, मतलब कि इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि अनार इतनी ज़्यादा अपने अंदर एक ताकत रखता है, अपने अंदर इतनी खसूसियात रखता है, जैसे कि ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। अच्छा। हमारे जिस्म के तो जो जरासीम है, अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ डेंगू की, आजकल डेंगू किस हद तक बढ़ चुका हुआ है, तो अगर अनार खाएंगे तो उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। जैसी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, हमारे प्लेटलेट्स हैं वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। प्लेटलेट्स के साथ साथ हमारा जो HP लेवल है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। उसके अलावा अनार के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब वाकई जैसे लोग कहते हैं कि अनार खाने से आपका खून बढ़ता है, तो ये है ऐसी हकीकत है? बिल्कुल ऐसी बात है। अगर आप एक बाउल या फिर 250 ml के अकॉर्डिंग जूस पी लेते हैं डेली बेसिस पे, तो इसके इतने फ़ायदे हैं, जितने फ़ायदे बता सको उतने कम है। क्या बात है, आज पे जितना हो सकता है उतने फ़ायदे आपने बता के जाने, ताकि आज से ही हम सारे जो है ना वो अनार खाना शुरू कर दें जब तक सीज़न है इसका। सीज़न तो मेरे ख्याल से ऑल ओवर दी ईयर रहता है, कभी ना कभी थोड़ा मतलब कि ईरा के लिए थोड़ा सा गायब होता है, लेकिन फिर आ जाता है। अच्छा। बस अनार में ये है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव फूड है, इसलिए लोग इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आप एक अनार डेली एक अनार खा लें तो उसकी क्या ही बात है, मतलब उसके अंदर आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, एंटी हाइपरटेंसिव है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अगर वो अनार खाते हैं तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नेचुरली थोड़ा पे क्योर होना स्टार्ट हो जाता है। वाह जी वाह, क्या बात है, ऐसी बात है। और मतलब कि आपका BP जो है वो अगर तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए तो इंतहाई अच्छा है। अगर कम भी होता है, जैसे हाइपरटेंशन भी है, तो उसमें भी जो अनार है बहुत अहम रोल अदा करता है। लेकिन हम जो लोग अनार के ऊपर नमक डाल के खाते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? बेसिकली मैं तो जो वाइट हमारे किलर्स हैं उनके मैं वैसे बहुत खिलाफ हूँ। वाइट पॉइजन जिन्हें कहा जाता है, जिसमें चीनी आ जाती है हमारी वाइट और हमारा नमक आ जाता है। जी जी, 4 किलर्स हैं, उनमें से 2 किलर्स चीनी और नमक ही हैं। तो वैसे ही आप जो हमारे घर में फ्रूट चाट बनती है, फ्रूट चाट के ऊपर मसाले ज़्यादा डालते हैं, ख़ास तौर पर चाट मसाला बहुत ज़्यादा डाला जाता है, नमक डाला जाता है, उससे जो उसकी ग़िज़ाइयत होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसमें देखिए ना, फूड जो है वो इंटरलिंक करता है। आपके जो नमक है वो जब सोडियम है ना, बेसिकली वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, और फूड की कंपनी का ज़ायदा, जब दोनों आपस में हम ग्राइंडिंग करते हैं अपने माउथ के अंदर, जब हमारे स्टमक में जाकर ग्राइंडिंग होती है दोनों चीज़ें की, तो दोनों चीज़ें अपनी एक दूसरे की जो वैल्यूज़ है उसको हिडन कर देती हैं। ठीक है, और बॉडी में उस चीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, और वो मतलब आप समझ लें आप इससे चनाई खाते हैं। अच्छा। तो कभी भी कोई भी फ्रूट है उसके ऊपर ये जो हम लोग स्प्रिंकल्स करते हैं, नमक डाल दिया, ये हाँ ब्लैक पेपर काबिल बर्दाश्त है, ब्लैक पेपर डालने, या आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते। काला नमक भी नहीं डाल सकते? हाँ, मैं ये कहने लगी थी कि अगर बिल्कुल भी नहीं खाते तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन आप अवॉइड करें, या पिंक सॉल्ट डाल लें। अच्छा, पिंक सॉल्ट भी बेहतर है। लेकिन ये वही बात है ना कि अगर आप
आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, आपसे खाया ही नहीं जाता, आप कहते हैं हमें वॉमिटिंग आती है, हम नहीं खा सकते। उसके बाद एक सेब फ्रूट है, मतलब एप्पल है, जिसके जो लोग कहते हैं हमसे खाया हमसे नहीं जाता, खाया जाता, हाँ लेकिन लिटरली नहीं खाया जाता, नमक के बगैर तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। अनार जो है वो खाया जाता है। अनार क्योंकि बहुत जूसी होता है। जो हमारा सेब है, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज का, वो बहुत मज़े का है। अगर आप वो खाएंगे तो आपको उसके साथ नमक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो यहाँ पंजाब में आता है, आई थिंक उस पर केमिकल्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, जिसके बाद उसकी जो ग़ज़ाइयत होती है ना, अपनी जूसी होता है, वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए वो खाया वाकई नहीं जाता। तो उसके साथ आप ब्लैक पेपर कॉम्बिनेशन यूज़ करें, लेकिन अनार की ग़ज़ाइयत को रहने दें, क्योंकि मतलब वो उसके ऊपर आप जो नमक है, ख़ासतौर पर सफ़ेद नमक का इस्तेमाल ना करें। अगर बहुत ज़्यादा आपका दिल कर रहा है या खाया नहीं जाता तो आप फिर उसके ऊपर जो है काला नमक यूज़ कर सकते हैं या पिंक सॉल्ट उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मार्केट में हमें सफ़ेद अनार भी मिलता है और रेड अनार भी मिलता है, दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों की अफादियत क्या एक जैसी है या डिफरेंट है? बेसिकली इनके अंदर फिनॉइल्स होते हैं ना, पॉलीफिनॉल्स, इसके साथ ये फिनोइड्स के साथ मिलके बना होता है। तो इसमें ऐसा खासा फ़र्क नहीं है, लेकिन बस उसके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। 3 तरह के फल आते हैं हमारे अनार में, एक बहुत ज़्यादा सिट्रिक होता है, खट्टा होता है, एक बहुत ज़्यादा मीठा होता है, एक दरमियाना सा होता है। अक्सर आपके खट्टा मीठा दोनों, खट्टा उसमें दोनों आ मीठा, जाते वो हैं। कहते हैं कि बाजी मतलब कि दोनों तरह से है, आप इंजॉय करेंगे। तो अनार की बेसिकली एक ही खसूसियात है, ठीक है, लेकिन बस उसके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है ना, कि कुछ लोग जैसे कोई गले का मसला है, खट्टा नहीं खा सकते, तो वो मीठा अनार खा लें। कुछ लोगों को, मेरे जैसे लोगों को खट्टा बहुत पसंद है, तो वो खट्टा अनार खाते हैं, ठीक है। ये मसला। तो मतलब दोनों तरह के जो अनार हैं या 3 किस्में जिस तरह हमें डॉक्टर नोहा ने बताई हैं, वो तीनों एक ही, उसकी अफादियत जो है वो ये है। अच्छा, दूसरा कहते हैं कि ये फाइबर रिच जो है ना फूड है, इसको कहा जाता है कि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हम इसका जूस में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और होल फ्रूट भी खा रहे होते हैं, लेकिन इसका इंटेक सही क्या है, किस तरह खाना चाहिए इसको हमें? अनार की जो बाहर वाली सतह होती है वो बहुत सख्त होती है, उसको उतारने के लिए, जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की कि हमें होता है हम कैसे अनार छीलेंगे, ये मतलब वो टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि वो पूरा Exactly. हमने उसको निकालना है उसमें लेकिन से, हमारी उसको माएँ बड़ी छिलका। तेज़ है, उन्हें बड़े अच्छे अच्छे तरीके आते हैं। लेकिन अनार के अंदर एक झिल्ली होती है, आपने देखा होगा, वो कुछ हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो उसमें एक झिल्ली बनी होती है, वो खाने के काबिल है। हम लोग उसको वेस्ट कर देते हैं, हत्ता कि उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर इंटेक है। अगर आप उसको अनार के साथ ही थोड़ा सा मिक्स करके खा लेंगे, वो थोड़ा सा कड़वा होता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा जैसे आपने पूछा है कि हमें अनार किस तरह से खाना चाहिए, तो मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ पेशेंट्स को भी, अगर आपके पास आपके दांत मौजूद हैं तो आप इनको खाएं, ठीक है, क्योंकि आप जब उसको जूस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें कैलोरीज इंटेक ज़्यादा हो जाती है। मतलब जहाँ पे आपको एक 200 या 150 कैलोरीज चाहिए थी, वहाँ पे क्योंकि जूस देखिए ना, जूस बनता कैसे है, जूस 3-4 अनार डालेंगे, उसके बाद 1 गिलास में, मैं कम बता रही हूँ, जूस बनेगा, और वहाँ पे आपने 1 अनार खाना, तो आपको सेटिस्फेक्शन हो जानी थी कि मैंने अनार खा लिया। तो रिकमेंडेड ये है कि आप इसको वैसे खाएं, लेकिन हाँ डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जैसे एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स के जो लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको एज अ इनका प्री वर्कआउट दे देती हूँ, ये प्री वर्कआउट जूस, मतलब डिपेंड करता है ना कि आपका पेशेंट की डिमांड क्या है। तो वो अगर 20 मिनट पहले अपने वर्कआउट से पहले अनार का जूस पी लेते हैं, स्टेन किए बगैर, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको इतना एनर्जेटिक फील होता है। हमारे अक्सर जो हमारे क्रिकेटर हैं वो भी अनार का जूस पीते हैं। अच्छा, क्या इसकी कोई टाइमिंग भी है ख़ासतौर पर फ्रूट खाने की? देखिए जी, एक सुपर फूड है, ठीक है, इसकी टाइमिंग्स यही कि आप बिग मील्स के साथ ना लें, अपने ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच को इसके साथ रिप्लेस ना करें। अपने जो स्नैक्स हैं उनमें इसको रिप्लेस मतलब क्योंकि बहुत से लोग हैं ना, वो या तो रात को भी इसका जूस पी रहे होते हैं, रात को भी खाने के बाद भी खा रहे होते हैं, डिनर में भी, मतलब कुछ मीठा खाने का दिल है या कुछ मंचिंग करने का दिल है तो जी फ्रूट खा लिया, या सुबह भी इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। तो क्या इस सेंस में क्या ब्रेकफास्ट में खाया जा सकता है, स्नैक्स में ले लें, लेकिन रात में खाने से अवॉइड करना, हर फ्रूट को रात में खाने से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो उस तरह से अपना एक अच्छा रोल नहीं अदा कर पाता हमारी बॉडी में। बेसिकली जितने भी फ्रूट्स हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो रही होती है। तो वो तभी हो गए जब हम लोग थोड़ा सा काम भी साथ करें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लोग साथ साथ अपनी एक्सरसाइज भी करना, फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने रात को खाना खाया उसके बाद फिर एक बाउल जो है वो पूरा आपने अनार भी खाया और उसके बाद फिर जनाब आप सो गए, और क्या ही बात है, फिर उसके बाद जब आप मोटे होते हैं फिर आप
कहते हैं कि हम तो कुछ खाते ही नहीं है, हम तो कुछ करते ही नहीं है और हम तो मोटे होते जा रहे हैं। जनाब इसके पीछे आपकी ये सारी रूटीन होती है कि खाना खाने के बाद आप सो जाते हैं। अच्छा, दूसरा जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है डॉक्टर नोहा, यहाँ पर जिनको मैदे की प्रॉब्लम होती है, रिफ्लक्सेस होते हैं, तेज़ाबियत होना शुरू हो जाती है, उनके लिए क्या अनार अच्छा है? बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने बताया था ना, अनार के अंदर खुद एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, तो वो जब जाएगा हमारे स्टमक में तो जाहिर है हमारे स्टमक में इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है, इंजरी हुई पड़ी है, कुछ ना कुछ हुआ पड़ा है। जैसे अल्सर की बात है, क्योंकि स्टमक की इनर वॉल जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो क्रैक हो जाती है, जिसके बाद आपको एसिडिटी फील होती है। तब अगर आप अनार खाते हैं तो वो उसको जाके हील करेगा। उसके अलावा ये मसाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको यूटीआई हो जाता है, ठीक है जी, अगर जिस बंदे को या आखिर ख़वातीन में यूटीआई की रेंज ज़्यादा है मर्दों की निस्बत, तो वो अनार का इस्तेमाल करें। दिनों में उनको नज़र आएगा कि उनकी किस तरह से वो चीज़ें क्योर हो रही हैं। किडनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, कैंसर से भी कहते हैं कि प्रिवेंट करता है? बिल्कुल जी, कैंसर के अगेंस्ट बहुत अच्छा फूड है ये। इसको सुपर फूड मैंने अल्फाज यूज़ किया था ना, ये सुपर फूड है कैंसर के अगेंस्ट। हम अपने पेशेंट्स को ये लाजमी देते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटी एंथ्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि जाके कैंसर सेल से फाइट करेंगी, हमारी वही इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। बेसिकली कैंसर में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, आपकी इम्यूनिटी डिप्रेस हो रही होती है, जहाँ पे सारी बात क़ुव्वत मुदाफ़ियत की है ना। जिस इंसान में जितनी अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो हर बीमारी के अगेंस्ट लड़ जाता है। और जैसे किसी के अंदर नहीं तो वो बुखार के अगेंस्ट भी नहीं लड़ पाता, जैसे डेंगू है। एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है, तो डेंगू किसी को क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी खुराक ही नहीं अच्छी, हम पूरा दिन खाते क्या ही, हमें बेहतर पता है। तो अगर ये अभी अगर किसी को डेंगू हो रहा है तो उसमें वो अनार का जूस पी सकते हैं? मैं उसकी एक रेसिपी देती होती हूँ, मैं शेयर कर देती हूँ सबके साथ। मैं एक 1/3 मतलब कि 3 हिस्सों में एप्पल स्लाइस, 3 एप्पल स्लाइस, 1 कैरेट, 1 बोल जो है अनार, ठीक है, जो इसमें हाफ या 1/4 चुकंदर, इनका ब्लेंड करके अच्छे से जूस बना के मैं ये देती हूँ अपने पेशेंट्स को। और मैंने इसके विजिबल रिजल्ट्स देखे, मैंने इस रेमेडी के विजिबल रिजल्ट्स देखे अपने डेंगू पेशेंट्स में। और अपने जो आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव जो सर्जरी पर पेशेंट हैं जो इतनी अच्छी मतलब ख़वातीन होती हैं, ज़्यादातर ख़वातीनों में मसला होता है में एकदम से वो कहते हैं हम लोग एनर्जी लोग, जैसे कि सी सेक्शंस हो गए, तो वो कहते हैं हमसे उठा भी नहीं जा रहा। तो मैंने सिर्फ उनको 2 दिन ही पिलाया, तो अगले ही दिन मुझे उन्होंने रिजल्ट दिया कि हमें मेडिसिन तो चले, मेडिसिन तो एक अलग चीज़ है ना। वो कहते हैं हम आपके फूड वो स्पेशल बताया था कि मैडम आपने जो रेमेडी बताई थी हमने यूज़ एनर्जी बूस्टर है ना, कि वो आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देता है नेचुरल तरीके तो से। ये इसको एज अ होल फ्रूट भी इन तमाम तो चीज़ों को खाया जा सकता है अगर जूस नहीं पीना तो? हाँ, वो आपकी मर्जी है, डिपेंड ऑन यू। कि सैलड बना के आप और ये इनको मिक्स करके तो जनाब उसके साथ खा लें, तो एक सुपर फूड है कि आपको रिच फाइबर भी इसमें मिलेगा, आपको विटामिन्स भी, आपको बाकी चीज़ें भी इसमें से मिलेंगी। तो हमारे साथ डॉक्टर नोहा साजिद क्लिनिकल डाइटिशियन मौजूद थी। डॉक्टर नोहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। अनार के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे, जिसे जन्नत का फल भी कहा जाता है, सुपर फूड कहा जाता है, और मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से ये बहुत कारामद साबित हो सकता है, फ़ायदेमंद भी है। तो जितना हो सकता है अनार खाइए, लेकिन फिर भी लिमिट में रह के खाना चाहिए, हर चीज़ का इस्तेमाल लिमिट में रह के करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सरसाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। सुलाफे हमारे साथ मौजूद हैं और वो आज हमें योगा की कौन सी टिप्स दे रही हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं और टिप्स लेते हैं। जी सुलाफे, ओवर टू यू। मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं लूज वेट बाय ब्रीदिंग। कितना अजीब सा लगता है कि किस तरह से आप सांस लेते हुए वेट रिड्यूस कर सकते हैं, और इसके अलावा होंगे एक्यूप्रेशर फॉर योर वेट लॉस। आप एक्यूप्रेशर के जरिए किस तरह से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैरान होते हैं, लेकिन अक्सर लोगों की ख्वाहिश भी होती है कोई ऐसी चीज़ हो बैठे बैठे मेरा वेट रिड्यूस हो। तो बैठे बैठे वेट रिड्यूस हो सकता है, बस उसमें थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे। सबसे पहले हम आएंगे आपके एक्यूप्रेशर पर। एक्यूप्रेशर जो पहला हम बहुत दफ़ा बता चुके हैं, उसको मैं सिर्फ रिपीट करूँगी। वो होता है आपके रिंग फिंगर के साथ। आपकी जो रिंग फिंगर है उसको आप इस तरह से प्रेस करके रखते हैं। अगर आप 1 मिनट तक या 2 मिनट तक इसको इसी तरह प्रेस करके रखेंगे और आप बिल्कुल बैक स्ट्रेट करके बैठ गए, तो आप देखेंगे कि आपका वेट रिड्यूस होने लगेगा। इसे आप दिन में 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं। दूसरा जो प्रेशर पॉइंट होगा वो आपके अंगूठे के साथ होता है, यानी बिल्कुल आप समझ लें इसकी टिप पर। यहाँ जैसे ही आपने इसको प्रेस करना शुरू करना है, जो भी एक्यूप्रेशर आपको बताया जाए वो आपने 2 से 3 दफ़ा उसको दोहराना है, 1 से 2 मिनट तक।
इससे क्या होता है कि इससे आपका फैट बर्न होता है और आपका मेटाबॉलिक जो रेट है वो हाई हो जाएगा और जो आपकी क्रेविंग वगैरह होती है वो रिड्यूस होगी और आप में हार्मोन्स का अगर कोई इशू आ रहा है कि वो बैलेंस नहीं है तो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, इसके अलावा जो हम अक्सर बताते हैं कि यहाँ पर जो आपके कान का जो बिल्कुल आप जिसको कह सकते हो कि ट्रायंगल बना होता है, इस साइड पे अगर आप इसको प्रेस करते हैं टाइम उतना ही होगा, इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो इससे आपकी क्रेविंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्रेविंग होती है या हम इमोशनल ईटिंग करते हैं तो हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, इन चीज़ों से कंट्रोल में आएगा। और इसके अलावा जब मैं हमेशा कहती हूँ ऐसे कर ले वेट रिड्यूस होगा, यानी इस साइड पे एक बटन है कुदरती आपका कि आप इसको प्रेस करें, आपकी नोज से नीचे जो पॉइंट आपको बना मिलेगा नोज और लिप्स के दरमियान में, आप उसको अगर प्रेस करके रखते हैं तो उससे भी आपका वेट रिड्यूस होगा। अब हम आते हैं अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले हम अक्सर सिखाते हैं कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अब मैं आपको उसकी बेनिफिट्स भी बताऊंगी और बताऊंगी भी उसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं। आपने सबसे पहले जो इजी वे है, आपने सबसे पहले अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद किया और इसको इनहेल किया और यहां से एक्सहेल किया, अब फिर से इनहेल किया और एक्सहेल। ये एक्सरसाइज आपके जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है आपके फोकस को बढ़ाएगी, अगर आपको स्ट्रेस है उसको डिक्रीज करेगी, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस आपको लग रहा है आपकी बॉडी में या आपको सिम्टम्स उसके आ रहे हैं तो उसको बैलेंस करेगी। साथ ही साथ अगर पर्सनालिटी में बैलेंस नहीं है वो भी आना शुरू हो जाएगा। और दोबारा से वही बात मैं करूंगी कि अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो अनुलोम विलोम जिसे कहा जाता है, अगर आप वो करते हैं तो उससे भी आपका वेट रिड्यूस होता चला जाएगा। साथ ही साथ ये एक्सरसाइज आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और ये वो चीज़ें हैं जो अगर आपने वेट रिड्यूस नहीं भी करना, आप तब भी अगर इनको परफॉर्म करते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं। इससे आगे एक चीज़ आती है जो है हमारी कपालभाति। कपालभाति आपने क्या करना है, स्कल शाइनिंग इसे बोलते हैं। आप यहाँ हाथ रख सकते हैं, यहाँ भी हाथ रख सकते हैं। आपने इस तरह से अपने हाथों को रखा, अपनी बैक को स्ट्रेट रखा और रैपिडली आप सांस लेना शुरू करेंगे। वो होगा इस तरह से, बिल्कुल इस तरह। इस दौरान आपके कंधे जो हैं वो मूव नहीं करने चाहिए, आपका सिर्फ ये एरिया मूव करेगा। मगर अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का कोई इशू आ रहा है तब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करेंगे और प्रेग्नेंट लेडीज इस एक्सरसाइज को करते इज्तनाब करें। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि डाइजेशन से रेलेवेंट आप किसी इशू से गुजर रहे हैं तो ये उसको सॉल्व करेगा। एसिड रिफ्लक्स या इसके अलावा आईबीएस या आईबीडी या जो भी डाइजेशन से रेलेवेंट आपको इशू आ रहे हैं वो भी सॉल्व होंगे। अगर आप इंसोम्निया से गुजर रहे हैं, आपको कोई स्लीप डिसऑर्डर है, तो बहुत सारे लोग कपालभाति को परफॉर्म करके अब सुकून की नींद सोते हैं किसी भी पिल के बगैर। हम सिर्फ चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो। अब जो लास्ट चीज़ इसमें होगी वो क्या होगा, सुख आसन। सुख आसन जैसे आपने नाम सुना सुख, इसमें 100 सुख, क्या हम इसी तरह कुछ कहते होते थे। अब आपने क्या करना है, इसमें 100 से भी ज़्यादा सुख हैं। आपने क्या करना है, इनहेल किया, एक्सहेल कर रहे हैं मुंह से, अपनी सिर्फ ब्रीदिंग को नोटिस करें। अगर आप इसको इंटेंस बनाना चाहते हैं, आपने 3 काउंट में इनहेल किया, 6 के लिए वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ डेमोक्रेसी के हवाले से बात कर लेते हैं और पाकिस्तान की सियासी तारीख में जमहूरियत की बहाली और इसका जो तसलसल था एक तवील अरसे तक ख्वाबी रहा और 2008 के बाद ताहाल जमहूरियत के बारे में कहा जाता है कि इसकी गाड़ी अपनी पटरी पर रवा दवा है और पार्लियामेंट 3 दफ़ा अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है और ये गैर मामूली सी बात समझी जाती है और ये हमारी मुल्क की तारीख में एक संगे मील भी है। अगर जमहूरियत का पौधा इसी तरह परवरिश पाता रहा तो मेरे ख्याल से वक्त के साथ साथ शायद बेहतर फल देने लग जाए और शायद यही वजह है कि जनाब भारत अभी भी हमसे बहुत आगे है कि हमारे यहाँ पर 3 दफ़ा मार्शल लॉ लगा है लेकिन वहाँ पर 1 दफ़ा भी मार्शल लॉ नहीं लगा है। और बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि
पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कोई भी हुकूमत या कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो अपनी 5 साला मुद्दत पूरी नहीं कर सका है। तो ये बदकिस्मती ही है हमारी। तो आज क्योंकि जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है, तो जमहूरियत को लाहक किस किस तरह के ख़तरे हैं, आज इस आलमी दिन के मौका पर हम जमहूरियत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजा आमिर शहजाद साहब मौजूद हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं और हुकूमती इदारों के हवाले से उन पर कड़ी तनकीद भी करते हैं और कड़ी नज़र भी रखते हैं। तो आमिर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया कि मैं बात कर सकूँ। अच्छा, मुझे आज क्योंकि डेमोक्रेसी डे मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया जा रहा है आमिर साहब, तो क्या कहेंगे जमहूरियत कितनी अहमियत की हामिल होती है, या इसका तसलसल कितना ज़रूरी होता है किसी कौम को आगे बढ़ने के वाले से, अगर सिर्फ बिलखसूस पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो? देखें, आज जमहूरियत का दिन है और दूसरी तरफ एक बड़ा स्याह दिन उस लिहाज से भी है कि 12 अक्टूबर का दिन है और आज के दिन भी एक मार्शल लॉ लगा था। तो ये एक बड़ा बदकिस्मत दिन भी है, और मैं तो उस वक्त यूनिवर्सिटी में होता था। और आप देखें कि हमारी जितनी भी जनरेशन्स हैं, मतलब आप 80s ऑनवर्ड जितनी भी जनरेशन्स आप देख लीजिए, वो आइदर किसी मार्शल लॉ में स्कूलों में यूनिवर्सिटीज़ में उसमें पढ़ते रहे हैं, तो उन्होंने जो एक डेमोक्रेसी या एक जमहूरियत में उन्हें रहने का मौका नहीं मिला। देखिए, जितने भी मतलब डेमोक्रेसी जो है उसमें फ्लाज भी होते हैं या हैं, लेकिन अभी तक जितने भी जो ह्यूमन बीइंग ने अब तक की जो कलेक्टिव विजडम है ओवर द थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ सिविलाइजेशंस, उसमें जो सबसे बेहतर जो सिस्टम अब तक ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है वो डेमोक्रेसी ही है। अब सवाल ये आता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी उस तरह डिलीवर नहीं करती। अभी आपने इंडिया की एग्जांपल दी। इंडिया मतलब आप सोचें कि सिर्फ इस जमहूरियत की वजह से वो मतलब बहुत चीज़ों में बहुत आगे हैं। अभी वहाँ G20 समिट हुई, जिस तरह इंडियंस एजुकेशन में आगे हैं, रिसर्च में, हर चीज़ में आगे हैं, और वो सिर्फ इस डेमोक्रेसी के ही एक समर है। अदरवाइज अगर आप प्रॉब्लम्स देखें तो इंडिया में हमसे ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में उस तरह इतने प्रॉब्लम्स नहीं हैं जितने इंडिया में हैं। तो जो एक चीज़ आती है हमारे मुल्क में, जाहिर है एक जो आपने खुद भी अभी शुरू में बात की कि कंटिन्यूएशन नहीं रही डेमोक्रेसी की। और डेमोक्रेसी एक प्रोसेस का नाम है, ये जितना चलेगा उतना ही ये बेहतर होता चला जाएगा। बहुत सारे लोग हैं मतलब जो अभी हम कहते हैं कि यार ये कैसे लोग हैं, कैसे लीडर्स हैं जो हम पे मुसल्लत हो जाते हैं। ये उसी सूरत में ही जाएंगे जब ये जैसे आपने भी अभी कहा था कि 5 साल पूरा करने नहीं दिया गया, कि जब लोग इनको टेस्ट कर लेंगे, वो इनसे डिसअपॉइंट होंगे और फिर इस प्रोसेस के थ्रू वो इससे बेहतर को लेकर आएंगे। एक अकाउंटेबिलिटी होती रहती है जो एक वोट की सूरत में होती है, और उसमें मीडिया का रोल भी बड़ा वाइटल है कि आप जो है लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम किसी एजेंडा पे या उस पे लोगों को एजुकेट, उनके राइट्स के बारे में एजुकेट करें। मतलब लेकिन आमिर साहब, अभी अगर देखा जाए तो 2008 से टिल 2023 तक देखा जाए तो 3 टेन्योर्स गुजरे हैं हुकूमत के, जिसमें मतलब जैसे तैसे आप कह लें कि गुजर ही गई हैं जमहूरियत के टेन्योर्स, लेकिन वो भी पूरे नहीं हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन तीनों ने जमहूरियत के लिए, इसकी बेहतरी के लिए कोई इक़दामात उठाए हैं, कोई बेहतरी की जानिब हम गामज़न भी हुए हैं? देखिए, मसला ये है कि आप दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, मतलब उनकी बड़ी 100 ईयर्स की तारीख है। एक दिन में जमहूरियत कहीं पे भी नहीं आई है, कहीं पे भी एक दिन में जमहूरियत नहीं आई है। इट टुक टाइम। और ये इसी तरह ही होता है जो हमारे यहाँ हो रहा है। हमारे यहाँ तो भी हम एक बड़ी वो कह लें कि बेबी स्टेट है। 75 ईयर्स हमारी इंडिपेंडेंस को हुई है, उसमें जो डिसरप्शंस होती रही हैं वो अपनी जगह पर है। ये जो 3 टेन्योर की आप बात कर रही हैं, आप इनमें भी अगर देखें तो कितनी डिसरप्शन रही है, अदारों में टकराव रहा है, फिर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी मैच्योर नहीं है उस तरह ना। तो मतलब हर कोई अपने जगह पे प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, और ये इसी तरह होगा। देखिए, अभी अदारे जो हैं वो अपने दायरा कार में नहीं हैं,
मतलब इसी लेकिन तरह फिर ये जैसे कब तक इसी तरह चलता रहेगा आमिर साहब? हम तो ये कहते हैं कि जमहूरियत का बोलबाला है और जमहूरी निज़ाम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन फिर कब तक इसी तरह चलता रहेगा कि मफलूज निज़ाम होगा, इदारे आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे, आपस में ही झड़प करती रहेगी? तो आप क्या कहेंगे फिर इस चीज़ को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? हाँ, देखिए ज़ाहिर है हमारा ज़ाहिर अब देखिए जो डिसरप्शन जब होता है उसका रिजल्ट बड़ा भयानक होता है। अभी जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है पाकिस्तान में, या जो क्राइसिस चल रहा है या क्रंच चल रहा है, उसने हम सारों को मुतासिर किया है। तो मसला ये है कि आई कैन अंडरस्टैंड, मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि एक फ्रस्ट्रेशन है हमारे यहाँ, क्योंकि मसाइल ज़्यादा हैं, उनका हल नज़र नहीं आता और डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसका काम करते नज़र नहीं आता। लेकिन देखिए जब जब चूँकि लंबा अरसा हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं रही है, तो कोई भी अदारा अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उसके अंदर नहीं है। मैं किसी एक को ब्लेम नहीं करूँगा, सारे ही नहीं हैं। तो वो इसी तरह होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कल अब एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है जिसमें पार्लियामेंट का एक राइट एक्सेप्ट किया है कानून साजी करने का, तो इसी तरह मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल ऐसे ये बड़ा अहम था ये। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर 1947 में देखा जाए, हिस्ट्री में चले जाते हैं, थोड़ा पास्ट में चले जाते हैं, उसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही कह ले कि ईयर में आज़ाद हुए हैं, एक ही दिन में आज़ाद हुए हैं। लेकिन अब अगर देखा जाए तो इस वक्त जो रिज़र्व्स हैं इंडिया के पास वो 600 बिलियन से भी ज़्यादा हैं, और अगर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान में 405 बिलियन डॉलर्स हैं। तो क्या ये वजह ये है कि हुकूमत का या जमहूरियत का जो तसलसल नहीं रहा है उसकी वजह से हमारे रिजर्व्स यहाँ तक पहुँचे? देखिए इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं ये बात बड़े क्लियरली कहना चाहता हूँ कि हमारे पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज ने वो मेच्योरिटी नहीं दिखाई जो इंडियन पॉलिटिशियंस ने दिखाई है। ठीक है ना। अब देखिए आप इंडिया की बात कर रही हैं, आपको पता है कि फर्स्ट 12 ईयर इंडिया में जो वजीर तालीम थे वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। जी जी। और वो एक ही रहे हैं, एंड देन ही डिड अ वेरी नाइस रिफॉर्म्स जो बड़ी फंडामेंटल रिफॉर्म्स थी उनकी एजुकेशन सिस्टम में, तो वो रिफॉर्म उनको आज पे बैक कर रही है। मोदी की गवर्नमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं है, फाशिस्ट है, और फाशिस्ट गवर्नमेंट किसी भी मुल्क में अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो जो इतना लंबा डेमोक्रेसी का प्रोसेस रहा है वो उनको पे बैक कर रहा है, और वो बेहतर मतलब परफॉर्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में पोटेंशियल है, हर चीज़ मौजूद है। हमारे मसाइल मतलब जाहिर है इस वक्त तो हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो ना होते अगर डेमोक्रेसी चल रही होती, लोगों को राइट्स मिलते। देखिए मैं डेनमार्क में रहता हूँ, आपने ये सुना होगा कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं दे आर द बेस्ट, जो कहते हैं ना कि अल्टीमेट बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है। आप कोई भी इंडिकेटर उठाकर देख लें, ये लोग टॉप पर हैं, और ये बहुत छोटे मुल्क हैं। मतलब डेनमार्क की आबादी सिर्फ 55 लाख है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी, ह्यूमन फ्रीडम्स और इन वजूहात की वजह से ये इतने आगे चले गए हैं। क्योंकि जब देखिए डेमोक्रेसी बेसिकली तो ये होता है ना कि जब आपने हिस्ट्री की बात की, आप देखें कि जब शुरू कहाँ से हुई थी डेमोक्रेसी। ये शुरू वहाँ से हुई थी जो यूएस में जब वो आया था, एक मूवमेंट शुरू हुई थी ना कि नोट रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन, कि भाई जब अवाम टैक्स देती है, अवाम के पैसे से मुल्क चलता है, तो फिर अवाम का राइट है कि वो फैसला साजी कर सके। फिर ये उसी की कह लें कि फॉर्म है एक कि अब आप हमने असेंबलीज बनाई और वो सारा कुछ किया। देखिए लोकल गवर्नमेंट हमारे यहाँ नहीं बनी जहाँ पे तरबियत हो सके, स्कूल और कॉलेजेस में हमारे यहाँ वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जिसे कहना चाहिए, या वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं रही। तो मतलब ये हर सतह पे हमें डेमोक्रेसी लानी है, सिर्फ एक नहीं है कि इलेक्शन हो जाए 5 साल कुछ न करें। लोकल बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह मैंने कहा भी था आमिर साहब कि आप हुकूमती इदारों के हवाले से हुकूमती सतह पर बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं, कड़ी नज़र रखते हैं, तो वो हमें अब नज़र भी आ रहा था। और मैं चाहूँगी कि आप इन स्टूडियो में भी हमें ज्वाइन करें, आप आएँ यहाँ पर और हम इसके ऊपर मज़ीद बात करने की कोशिश करें, बिकॉज इट्स अ वास्ट टॉपिक और जितनी बात हो सके इस पर होनी चाहिए जमहूरियत के हवाले से। आज के टॉपिक पर आपने हमसे बात की, अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया है, बहुत शुक्रिया। राजा आमिर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, और डेमोक्रेसी पे हम बात कर रहे थे, जमहूरियत के हवाले से हम बात करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर दोबारा से आपसे दूसरे गेस्ट की मुलाकात कराते हैं।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ डेमोक्रेसी के हवाले से बात कर लेते हैं और पाकिस्तान की सियासी तारीख में जमहूरियत की बहाली और इसका जो तसलसल था एक तवील अरसे तक ख्वाबी रहा और 2008 के बाद ताहाल जमहूरियत के बारे में कहा जाता है कि इसकी गाड़ी अपनी पटरी पर रवा दवा है और पार्लियामेंट 3 दफ़ा अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है और ये गैर मामूली सी बात समझी जाती है और ये हमारी मुल्क की तारीख में एक संग मील भी है। अगर जमहूरियत का पौधा इसी तरह परवरिश पाता रहा तो मेरे ख्याल से वक्त के साथ साथ शायद बेहतर फल देने लग जाए और शायद यही वजह है कि जनाब भारत अभी भी हमसे बहुत आगे है कि हमारे यहाँ पर 3 दफ़ा मार्शल लॉ लगा है लेकिन वहाँ पर 1 दफ़ा भी मार्शल लॉ नहीं लगा है और बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कोई भी हुकूमत या कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो अपनी 5 साला मुद्दत पूरी नहीं कर सका है। ये बदकिस्मती ही है हमारी। तो आज क्योंकि जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है तो जमहूरियत को लाहक किस किस तरह के ख़तरे हैं, आज इस आलमी दिन के मौका पर हम जमहूरियत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजा आमिर शहजाद साहब मौजूद हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं और हुकूमती इदारों के हवाले से उन पर कड़ी तनकीद भी करते हैं और कड़ी नज़र भी रखते हैं। तो आमिर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया कि मैं बात कर सकूँ। अच्छा, मुझे आज क्योंकि डेमोक्रेसी डे मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया जा रहा है आमिर साहब, तो क्या कहेंगे जमहूरियत कितनी अहमियत की हामिल होती है या इसका तसलसल कितना ज़रूरी होता है किसी कौम को आगे बढ़ने के वाले से, अगर सिर्फ बिलखसूस पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो? देखें, आज जमहूरियत का दिन है और दूसरी तरफ एक बड़ा स्याह दिन उस लिहाज से भी है कि 12 अक्टूबर का दिन है और आज के दिन भी एक मार्शल लॉ लगा था। तो ये एक बड़ा बदकिस्मत दिन भी है और मैं तो उस वक्त यूनिवर्सिटी में होता था और आप देखें कि हमारी जितनी भी जनरेशन्स हैं, मतलब आप 80s ऑनवर्ड जितनी भी जनरेशन्स आप देख लीजिए, वो आइदर किसी मार्शल लॉ में स्कूलों में यूनिवर्सिटीज़ में उसमें पढ़ते रहे हैं तो उन्होंने जो एक डेमोक्रेसी या एक जमहूरियत में उन्हें रहने का मौका नहीं मिला। देखिए, जितने भी मतलब डेमोक्रेसी जो है उसमें फ्लाज भी होते हैं या हैं, लेकिन अभी तक जितने भी जो ह्यूमन बीइंग ने अब तक की जो कलेक्टिव विजडम है ओवर द thousands years of civilizations, उसमें जो सबसे बेहतर जो सिस्टम अब तक ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है वो डेमोक्रेसी ही है। अब सवाल ये आता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी उस तरह डिलीवर नहीं करती। अभी आपने इंडिया की एग्जांपल दी। इंडिया मतलब आप सोचें कि सिर्फ इस जमहूरियत की वजह से वो मतलब बहुत चीज़ों में बहुत आगे हैं। अभी वहाँ G20 समिट हुई, जिस तरह इंडियंस एजुकेशन में आगे हैं, रिसर्च में, हर चीज़ में आगे हैं और वो सिर्फ इस डेमोक्रेसी के ही एक समर है। अदरवाइज अगर आप प्रॉब्लम्स देखें तो इंडिया में हमसे ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में उस तरह इतने प्रॉब्लम्स नहीं हैं जितने इंडिया में हैं। तो जो एक चीज़ आती है हमारे मुल्क में, जाहिर है एक जो आपने खुद भी अभी शुरू में बात की कि कॉन्टिन्यूएशन नहीं रही डेमोक्रेसी की, और डेमोक्रेसी एक प्रोसेस का नाम है। ये जितना चलेगा उतना ही ये बेहतर होता चला जाएगा। बहुत सारे लोग हैं मतलब जो अभी हम कहते हैं कि यार ये कैसे लोग हैं, कैसे लीडर्स हैं जो हम पे मुसल्लत हो जाते हैं। ये उसी सूरत में ही जाएंगे जब ये जैसे आपने भी अभी कहा था कि 5 साल पूरा करने नहीं दिया गया, कि जब लोग इनको टेस्ट कर लेंगे, वो इनसे डिसअपॉइंट होंगे और फिर इस प्रोसेस के थ्रू वो इससे बेहतर को लेकर आएंगे। एक अकाउंटेबिलिटी होती रहती है जो एक वोट की सूरत में होती है और उसमें मीडिया का रोल भी बड़ा वाइटल है कि आप जो है लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम किसी एजेंडा पे या उस पे लोगों को एजुकेट, उनकी राइट्स के बारे में एजुकेट करें। मतलब लेकिन आमिर साहब, अभी अगर देखा जाए तो 2008 से टिल 2023 तक देखा जाए तो 3 टेन्योर्स गुजरे हैं हुकूमत के, जिसमें मतलब जैसे तैसे आप कह लें कि गुजर ही गई हैं जमहूरियत के टेन्योर्स, लेकिन वो भी पूरे नहीं हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन तीनों ने जमहूरियत के लिए, इसकी बेहतरी के लिए कोई इक़दामात उठाए हैं, कोई बेहतरी की जानिब हम गामज़न भी हुए हैं? देखिए, मसला ये है कि आप दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं ना, मतलब उनकी बड़ी 100 years की
तारीख है। एक दिन में जमहूरियत कहीं पे भी नहीं आई है, कहीं पे भी एक दिन में जमहूरियत नहीं आई है। इट टुक टाइम। और ये इसी तरह ही होता है जो हमारे यहाँ हो रहा है। हमारे यहाँ तो भी हम एक बड़ी वो कह लें कि बेबी स्टेट है, 75 ईयर्स हमारी इंडिपेंडेंस को हुई है, उसमें जो डिसरप्शंस होती रही हैं वो अपनी जगह पर है। ये जो 3 टेन्योर की आप बात कर रही हैं, आप इनमें भी अगर देखें तो कितनी डिसरप्शन रही है, अदारों में टकराव रहा है, फिर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी मैच्योर नहीं है उस तरह ना। तो मतलब हर कोई अपने जगह पे प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, और ये इसी तरह होगा। देखिए अभी अदारे जो हैं वो अपने दायरा कार में नहीं है, मतलब इसी लेकिन तरह फिर ये जैसे कब तक इसी तरह चलता रहेगा आमिर साहब? हम तो ये कहते हैं कि जमहूरियत का बोलबाला है और जमहूरी निज़ाम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन फिर कब तक इसी तरह चलता रहेगा कि मफलूज निज़ाम होगा, इदारे आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे, आपस में ही झड़प करती रहेगी? तो आप क्या कहेंगे फिर, इस चीज़ को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? हाँ देखिए, जाहिर है हमारा जाहिर अब देखिए जो डिस्ट्रप्शन जब होता है उसका रिजल्ट बड़ा भयानक होता है। अभी जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है पाकिस्तान में, या जो प्राइसेस चल रहे हैं या क्रंच चल रहा है, उसने हम सारों को मुतासिर किया है। तो मसला ये है कि आई कैन अंडरस्टैंड, मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि एक फ्रस्ट्रेशन है हमारे यहाँ, क्योंकि मसाइल ज़्यादा हैं, उनका हल नज़र नहीं आता, और डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसका काम करते नजर नहीं आता। लेकिन देखिए जब चूंकि लंबा अरसा हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं रही है, तो कोई भी अदारा अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उसके अंदर नहीं है। मैं किसी एक को ब्लेम नहीं करूंगा, सारे ही नहीं है। तो वो इसी तरह होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कल अब एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है जिसमें पार्लियामेंट का एक राइट एक्सेप्ट किया है कानून साजी करने का, तो इसी तरह मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल ऐसे ये बड़ा अहम था ये। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर 1947 में देखा जाए, हिस्ट्री में चले जाते हैं, थोड़ा पास्ट में चले जाते हैं, उसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही कह ले कि ईयर में आज़ाद हुए हैं, एक ही दिन में आज़ाद हुए हैं। लेकिन अब अगर देखा जाए तो इस वक्त जो रिज़र्व्स हैं इंडिया के पास वो 600 बिलियन से भी ज़्यादा हैं, और अगर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान में 405 बिलियन डॉलर्स हैं। तो क्या ये वजह ये है कि हुकूमत का या जमहूरियत का जो तसलसल नहीं रहा है, उसकी वजह से हमारे रिजर्व्स यहाँ तक पहुँचे? देखिए इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं ये बात बड़े क्लियरली कहना चाहता हूँ कि हमारे पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज ने वो मेच्योरिटी नहीं दिखाई जो इंडियन पॉलिटिशियंस ने दिखाई है। ठीक है ना। अब देखिए आप इंडिया की बात कर रही हैं, आपको पता है कि फर्स्ट 12 ईयर इंडिया में जो वजीर तालीम थे वो अब्दुल कलाम आजाद थे। जी जी। और वो एक ही रहे हैं, एंड देन ही डिड अ वेरी नाइस रिफॉर्म्स जो थी, जो बड़ी फंडामेंटल रिफॉर्म्स थी उनकी एजुकेशन सिस्टम में, तो वो रिफॉर्म उनको आज पे बैक कर रही है। मोदी की गवर्नमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं है, फाशिस्ट है, और फाशिस्ट गवर्नमेंट किसी भी मुल्क में अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो जो इतना लंबा डेमोक्रेसी का प्रोसेस रहा है वो उनको पे बैक कर रहा है, और वो बेहतर मतलब परफॉर्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में पोटेंशियल है, हर चीज़ मौजूद है। हमारे मसाइल मतलब जाहिर है इस वक्त तो हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो ना होते अगर डेमोक्रेसी चल रही होती, लोगों को राइट्स मिलते हैं। देखिए मैं डेनमार्क में रहता हूँ, आपने सुना होगा कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं दे आर द बेस्ट, जो कहते हैं ना कि अल्टीमेट बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है। आप कोई भी इंडिकेटर उठाकर देख लें, ये लोग टॉप पर हैं, और ये बहुत छोटे मुल्क हैं। मतलब डेनमार्क की आबादी सिर्फ 55 लाख है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी, ह्यूमन फ्रीडम्स और इन वजूहात की वजह से ये इतने आगे चले गए हैं। क्योंकि जब देखिए डेमोक्रेसी बेसिकली तो ये होता है ना कि जब आपने हिस्ट्री की बात की, आप देखें कि जब शुरू कहाँ से हुई थी डेमोक्रेसी। ये शुरू वहाँ से हुई थी जो यूएस में जब वो आया था, एक मूवमेंट शुरू हुई थी ना कि नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन, कि भाई जब अवाम टैक्स देती है, अवाम के पैसे से मुल्क चलता है, तो फिर अवाम का राइट है कि वो फैसला साजी कर सके। फिर ये उसी की कह लें कि फॉर्म है एक कि अब आप हमने असेंबलीज बनाई और वो सारा कुछ किया। देखिए लोकल गवर्नमेंट हमारे यहाँ नहीं बनी जहाँ पे तरबियत हो सके, स्कूल और कॉलेजेस में हमारे यहाँ वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जिसे कहना चाहिए, या वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं रही। तो मतलब ये हर सतह पे हमें
डेमोक्रेसी लानी है, सिर्फ एक नहीं है कि इलेक्शन हो जाए 5 साल कुछ न करें। लोकल बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह मैंने कहा भी था आमिर साहब कि आप हुकूमती इदारों के हवाले से हुकूमती सतह पर बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं, कड़ी नज़र रखते हैं, तो वो हमें अब नज़र भी आ रहा था। और मैं चाहूँगी कि आप इन स्टूडियो में भी हमें ज्वाइन करें, आप आएँ यहाँ पर और हम इसके ऊपर मज़ीद बात करने की कोशिश करें, बिकॉज इट्स अ वास्ट टॉपिक और जितनी बात हो सके इस पे होनी चाहिए जमहूरियत के हवाले से। आज के टॉपिक पर आपने हमसे बात की, अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया है, बहुत शुक्रिया। राजा आमिर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तज्जियाकार हैं और डेमोक्रेसी पे हम बात कर रहे थे, जमहूरियत के हवाले से हम बात करते हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर दोबारा से आपसे दूसरे गेस्ट की मुलाकात कराते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, गुज़श्ता चंद सालों में ना नौजवान या कम उम्र अफराद में भी डायबिटीज़ की शरह तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और पहले ये तसव्वुर किया जाता था कि शायद डायबिटीज़ ज़्यादातर 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को मुतासर करती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान में ही डायबिटीज़ की वजह से होने वाली तिब्बी पेचीदगियों के बायस 60 साल से कम उम्र के अफराद में होने वाली अमवात की शरह सबसे ज़्यादा है। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो परहेज़ है वो इलाज से बेहतर है। ताहम इसके लिए आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, और अगर है तो किस किस्म की है, और इसके लिए आपको किस किस्म की अद्वियात या तरीक़ा इलाज की ज़रूरत है। तो आज हम ख़ास तौर पर बात करने वाले नौजवानों में डायबिटीज़ क्यों ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर रिजवान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन स्टूडियोज़ में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और जनाब डायबिटीज़ के हवाले से इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। जी थैंक यू जी, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जिस तरह पहले तसव्वुर किया जाता था कि शायद 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद उनमें डायबिटीज़ पाई जाएगी, अब तो बच्चों में पाई जा रही है, दूसरा नौजवानों में, यंगस्टर्स में खासतौर पर बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। क्या वजह लगती है आपको इसकी? आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि इससे पहले डायबिटीज़ की जैसे कि जनरली हम 2 टाइप्स कहते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 2 जो थी वो 40 इयर्स के बाद लोगों में होती थी, और टाइप 1 यंग लोगों में होती थी, वो इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से। टाइप 2 इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती थी। लेकिन अब वक्त के साथ ये देखा गया है, पिछले कुछ सालों में, पिछले 7-8 सालों में देखा गया है कि जो यंग पॉपुलेशन है, जो लेस दैन 40 ईयर की एज के, उनमें टाइप 2 बहुत ज़्यादा आ रही। इवन के 20 ईयर्स 18 ईयर्स के बच्चे हैं। कल ही मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आई है, शी वाज ऑलमोस्ट 14 ईयर ओल्ड, और वो शी वाज प्री डायबिटिक, जो नॉर्मल और डायबिटीज़ के दरमियान वाली स्टेज होती है उसमें आई थी। और इसकी वजह क्या है? वजह ये है, नंबर 1 हम साउथ एशियन है, थ्रिफ्टी जीन हम में है, ये एक रिस्क फैक्टर है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे लाइफस्टाइल जो है ना वो बहुत ख़राब हो चुके हैं, ठीक है ना। पहले बच्चों को कोई इनकरेज किया जाता था कि कुछ स्पोर्ट्स फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हो। अब बच्चे मोबाइल्स पे, वीडियो गेम्स पे, इन पे लगे रहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं, लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी हो गए हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ हमारी डाइट में भी 2 चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो क्वांटिटी ऑफ डाइट मैटर करती, एक क्वालिटी ऑफ डाइट मैटर करती है। ठीक है, हम ज़्यादा खा लेते हैं, उसका इफ़ेक्ट होता है, उसकी वजह से हम ओबीज़ होते हैं, और लेकिन जो क्वालिटी ऑफ डाइट है वो भी मैटर करती है। इस वक्त हमारी क्वालिटी ऑफ डाइट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। हमारे बच्चे प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं उनको प्रेफर करते हैं। जो घी इस्तेमाल किया जाता है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। आप देखें, दूध को देख लें, इस तरह की जितनी भी चीज़ें, फूड आइटम्स देख लें, तो क्वालिटी ऑफ डाइट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। इस सारी चीज़ों से होता क्या है कि आप देखें ना, आप बच्चों को जब आप देखेंगे तो आपको बच्चे ओबीज़ नज़र आएंगे, ओबीज़, और स्पेशली उनके पेट मोटे होंगे, सेंट्रल ओबेसिटी होगी। आप वैसे भी अपनी सराउंडिंग्स में देखें तो आपको बहुत से लोग मोटे तो नज़र आते हैं, लेकिन मोटापे की 2 किस्में, एक जनरलाइज्ड ओबेसिटी होती है जो सर से लेके पाँव तक मोटे होते हैं, और एक सिर्फ पेट मोटा होता है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये जो सेंट्रल ओबेसिटी है, जो पेट का मोटापा है, यही वजह है ना सिर्फ डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रोल की, दिल की बीमारियों की, फालिज की, सब की यही वजह है। क्योंकि आपके जो पेट में डिफरेंट ऑर्गन्स पड़ी हैं, लाइक आपका लिवर पड़ा है, लिवर फैटी लिवर हो जाता है। फैटी लिवर भी इटसेल्फ आगे, फैटी लिवर हेपेटाइटिस
जो मोटापे का जो हेपेटाइटिस होता है जिसको हम नैश कहते हैं, अच्छा। नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस कहते हैं, वो सिरोसिस इट इज़ वन ऑफ द नंबर 1 काज फॉर द लिवर फेलियर इस वक्त दुनिया में, और ये भी पेट के मोटापे की वजह से है। ओके। फिर अगर बाकी ऑर्गन, अगर लिवर पे फैट है तो जो पेंक्रियाज है, बाकी भी, ऑर्गन्स हाँ जी, हैं, उनके affect ऊपर भी होंगे। फैट है, और जो फैट होती है वो डैमेज कर रही होती है आपके ऑर्गन्स को, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। लाइक पेंक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है जिससे शुगर कंट्रोल, वो डैमेज हो रहा होता है। हो जाते हैं, हाँ जी। इसी तरह बाकी ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट हो रहा होता है, और इस ओवरऑल कलेक्टिवली इन सभी बातों की वजह से हम देख रहे हैं कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ आ रही है। आप अगर 100 यंग और लोगों, वो टाइप 2 डायबिटीज है जो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से होती है कि जी, आपकी exactly. फूड की हैबिट्स अच्छी नहीं है, डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसकी वजह से ये टाइप 2 अच्छा होती है। दूसरा मुझे बताइए, फिर जो लोग प्री डायबिटिक होते हैं, खासतौर पर अगर नौजवान हैं, तो वो किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? बिकॉज एक बड़ी थिन लाइन है कि चांसेस होते हैं कि आप डायबिटीज़ में जा सकते हैं, डायबिटिक हो सकते हैं, तो वो क्या करें जब वो प्री डायबिटिक होते हैं? तो कोई भी शख्स चाहे वो यंग है या चाहे उसकी एज ज़्यादा है, अगर वो प्री डायबिटिक स्टेज में है या इवन कि वो न्यूली डायग्नोज्ड हुआ है, डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, टाइप 2 डायग्नोज, मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूँ, जिसको आपने लाइफस्टाइल के साथ लिंक की है और पेट के मोटापे के साथ जिसको हम लिंक करते हैं, तो इसकी प्रिवेंशन हो सकती है। प्री डायबिटिक भी नॉर्मल हो सकते हैं, और इवन कि जो डायबिटिक डायग्नोज हो चुके हैं विद इन 5 ईयर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाए। एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ माय पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, इवन उनका HbA1c 8, 9, 10 तक है, 6.5 से डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है, तो उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हुई है। और ये बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल क्या सोल्यूशन। करते हैं वो लोग? लाइफस्टाइल देखें, एक बंदा है अगर उसका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए 70 kg एंड ही इज़ 90 kg का है, तो क्या करना है? हमने अपना वेट रिड्यूस करना है। उस वेट रिडक्शन में क्या होगी, आपकी सेंट्रल ओबेसिटी भी कम होगी, आपकी बाकी भी जो हेल्थ है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, और जो आपकी डायबिटीज़ है वो रिवर्स हो जाएगी। और ये 100% पॉसिबल है कि लाइफस्टाइल के साथ आपकी डायबिटीज़ टाइप 2 इनिशियली विद इन 5 ईयर्स अच्छा रिवर्स हो सकती है, और प्री डायबिटिक स्टेज में तो बहुत इजीली रिवर्स हो सकती है। मैं जिस पेशेंट का जिक्र कर रहा हूँ जो यस्टरडे मेरी क्लिनिक पे आई है, शी इज़ 14 ईयर ओल्ड प्री डायबिटिक, और हम उसकी इजीली रिवर्स कर देंगे। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई होप कि उसको, अगर उसने मेरी इंस्ट्रक्शंस पे फॉलो किया, एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, मैं अपने नाजरीन को बताना खाने चाहूँगा। पीने की चीज़ें उनको बेहतर करना है, फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, अपनी जो वेट है उसको रिड्यूस करना है। अच्छा, क्या अपनी नींद भी पूरी करनी अच्छा, है। नींद साइकिल भी आपका, जी, नींद पैटर्न भी बिल्कुल, अच्छा होना बिल्कुल, चाहिए नींद आपका। भी। देखिए, मैं आपको एक बड़ी अच्छी टिप दूंगा, आप अगर अपनी ज़िंदगी के किसी भी मामले में नेचर को फॉलो करेंगे, रब ने जैसे चीज़ें बनाई हैं अगर आप उनको वैसे ही करें तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और बाकी भी अगर कोई मामला आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लाइक अगर आप वक्त पे सोते हैं, सुबह वक्त पे उठते हैं, तो आपका एक सर्केडियन रिदम होता है, आपका स्लीप पैटर्न होता है, आपके बाकी हार्मोन्स का उसके साथ लिंक होता है, तो वो सारी चीज़ें बहुत स्टेबल रहती हैं और आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप जब सुबह सो रहे हैं और रात को जाग रहे हैं और आपने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया, तो आपका जो अंदरूनी जो आपके मामलात होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर इस तरह की जो डिफरेंट बीमारियां हैं उसका शिकार आप ज़्यादा होते हैं, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है आपका। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर रिजवान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शॉर्ट टाइम में भी हमने जो है ना लोगों को बताया, अवेयर किया है कि किस तरह उन्होंने इस बीमारी से लड़ना है और बचना भी है। तो इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।